So students, continuing with the force, concept of force, then concept of inertia. Now next we want to discuss what is linear momentum. Linear momentum. इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं दैट सिंबल इज P और उसको हम U लेते हैं. तो सबसे पहले बात, डेफिनेशन क्या है लीनियर मोमेंटम की? इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सॉरी, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को लीनियर मोमेंटम बोलते हैं. तो अब नेक्स्ट आ जाता है m mass v velocity. Now you know that v velocity is a vector quantity, m mass is a scalar quantity. Scalar multiplication of vector is a vector. तो linear momentum को हम यूँ लिखेंगे and we will say that linear momentum is a vector quantity and it will always act along the direction of velocity. जिस तरफ को बॉडी की वेलोसिटी एक्ट कर रही है उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम एक्ट करेगी बिकॉज मास ऑफ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक होगी बात. एंड नाउ द यूनिट्स ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी मास इन किलोग्राम, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड. सो दिस विल बी द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एसआई सिस्टम. अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द physical significance of linear momentum. What is physical significance of linear momentum? तो हम क्या कहते हैं कि जो linear momentum है that gives us the idea about total motion contained in a body. So total motion contained in a body. बेटा इसको मैं आपको इस तरीके से भी बताऊं. लेट्स से आप ऐसा करिए, यू कंसिडर टू बॉल्स ऑफ सेम मासेस, वन इज मूविंग विद लेस स्पीड एंड अदर विद मोर स्पीड. ये भी, इसका भी मास सेम है, इसका भी मास सेम है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी v2 है एंड v1 इज ग्रेटर देन v2. ठीक है. एंड यू वांट टू कैच बोथ द बॉल्स. If you want to catch, that means both the balls have to come to the position of rest. तो आप ये देखोगे कि फर्स्ट केस में more force is required to stop that as compared to this. तो इसमें देखिए कि मास तो दोनों का सेम था, वेलोसिटी ज़्यादा थी, दैट मीन्स mv1, लीनियर मोमेंटम इसमें ज़्यादा होगी तो टोटल मोशन कंटेंट ज़्यादा हो गया. अब आप ऐसे ले लीजिए, दो बॉल्स हैं, एक का मास है m1, एक का m2 है, both are moving with same velocity and here m1 is greater than m2. Again we will see that in order to stop the ball large force is required in this case. यहाँ पर भी क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट केस में ज़्यादा था, that means total motion contained will be more. तो इसलिए मैंने आपको इसमें ये बताया कि physical significance of linear momentum is the total motion contained in a body. अब इसमें यहाँ से आपको different types की problems पूछी जा सकती हैं. जैसे कि अब हमने ये कहा बेटा ये पॉइंट है, अब हम यहाँ पर ये कहते हैं for constant mass, for constant mass of a body, P is directly proportional to V. कि आपने मास एक जितना रखा, दो बॉडीज लो, तीन लो, चार लो, उसके बाद आप वेलोसिटी उनकी अलग अलग ले रहे हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करोगे लीनियर मोमेंटम में भी इंक्रीज आएगा. दैट मीन्स इफ आई वांट टू प्लॉट अ ग्राफ तो इसमें यहाँ से इस साइड पर क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, क्योंकि वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी की वजह से लीनियर मोमेंटम में चेंज आएगी. सो इट विल बी लाइक दिस एंड द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो लीनियर मोमेंटम भी ज़ीरो होगी.
एंड नाउ इन दिस केस स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या बताएगा? हाँ जी बोलिए, कि अगर ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया तो इसकी स्लोप क्या बताएगी? स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी p अपॉन v, दैट विल गिव अस मास ऑफ बॉडी, और वो कांस्टेंट होगा क्योंकि स्लोप इसमें कांस्टेंट है. और सेकंड, for constant velocity of a body, for constant velocity of body, तो p is directly proportional to m. अब इसमें हम क्या लेंगे? we will take mass of body along x-axis and linear momentum along y-axis. Directly proportional mean again it will be a straight line like this. अब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन है, उसकी स्लोप कितनी है किस पे डिपेंड करेगा? वेलोसिटी के ऊपर. सो नाउ हियर इन दिस केस स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स यू द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. अब तीसरा, for constant linear momentum, for constant linear momentum p. अब ये तीनों में से बेटा मैं एक को, इसमें मैंने क्या m कांस्टेंट रखा है, इसमें vm मैं कह रही हूँ अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है फिर क्या है? फिर आपके पास क्या है? v is inversely proportional to mass. अगर मास ज्यादा होगा वेलोसिटी कम आएगी. एंड नाउ वी विल प्लॉट द ग्राफ बाय टेकिंग मास ऑफ बॉडी along x-axis and velocity of the body along y-axis, and in this case the shape of the graph will be like this. तो ये आप यहाँ से इसको जो कहते हैं कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. तो आई थिंक कि इससे आप क्लियरली सारा एक्सप्लेन कर सकते हो. और अब इसी के बेसिस पर मान लीजिए मैं आपको ये एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम दे रही हूँ. ए लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव गॉट same value of linear momentum, same value of linear momentum. ठीक हो गया? A light body and heavy body have got same value of linear momentum, in which case velocity will be more. किस केस में वेलोसिटी जो है बॉडी की ज़्यादा होगी? अब इसको हम किस तरीके से लेंगे कि मान लीजिए हमने दो बॉडीज ले ली, उनके मासेस ले लिए m1 m2, वेलोसिटीज ले ली v1 v2. अब इसकी लीनियर मोमेंटम बन गई m1 v1 और इसकी बन गई m2 v2. अब हमने कहा है कि बोथ हैव गॉट सेम वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम. That means m1 v1 is equal to m2 v2. तो इसका मतलब v2 by v1 is equal to m1 by m2. अब जब हमने ये दो बॉडीज इस तरीके से लिए, let us say we are saying that m1 is greater than m2. हमने एज्यूम करना है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? m1 by m2 is greater than 1. That means v2 by v1 is greater than 1, or you can say v2 is greater than v1. इसका मतलब क्या हुआ? ये हैवी बॉडी है, ये लाइट बॉडी है, तो वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी? लाइट बॉडी की. So that means if both the bodies have got the same value of linear momentum, then velocity of लाइट बॉडी विल बी मोर. तो जब हमें उसको एक्सप्लेन करना तो इस तरीके से करेंगे. और जब बेटा एक बार आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जब मैंने कह ही दिया
कि m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v और v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, तो एकदम स्ट्राइक करके आप बोलोगे अरे जिसका मास ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम होगी, जिस वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होनी है, जिसका मास कम होना है। तो जब आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हो तो बगैर आप पेन उठाए कॉपी उठाए अपना ब्रेन में कैलकुलेशंस करके एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड व्हेन यू विल डू द कैलकुलेशंस लाइक दिस, दैट विल बी द रियल अंडरस्टैंडिंग of the concepts of the physics. Now next we want to discuss about Newton's second law of motion. Newton's second law of motion. हम इसके definition लिखते हैं. It states that the rate of change of momentum, a rate of change of momentum is directly proportional to external force applied on the body, and this change always takes place in the direction of force. अब इसमें बेटा क्या वो कह रहा है कि भाई देखिए, पहली बात तो हमने कर ही ली कि जब आप बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तभी उसके अंदर वेलोसिटी चेंज होनी है। ठीक हो गया ना, ये तो हम मानते हैं। जो वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगी। तो इसीलिए इसमें कहा गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। एक बॉडी है, आप उसके ऊपर जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उसकी मोमेंटम में चेंज उतना ही ज़्यादा आएगी। तो ये इससे सीखा। और फिर दूसरी बात वो और कह रहा है कि ये जो चेंज है मोमेंटम में किस डायरेक्शन में होनी है, जिस डायरेक्शन में आपने बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की है। अब हम इसमें ये कहते हैं, जैसे याद है हमने कहा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ गिव्स अस डेफिनेशन ऑफ फोर्स। अब यहाँ हम ये कहते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स द measurement of the force, gives the measurement of force. That means we are getting this expression. ये जो expression हम लिखते हैं F is equal to ma, ये हम derive कर सकते हैं किससे? From the Newton's second law. कैसे होगा ये हम देखते हैं। So we will start from the second law. तो हम कहाँ से start करेंगे? F is proportional to रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब आपने प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को ख़त्म करने के लिए के ले लिया, तो इट इज़ के डी पी बाई डी टी। तो दैट मीन्स दिस थिंग विल बिकम के डी बाई डी टी ऑफ पी, दैट इज एम इंटू वी। और आपको पता है कि कांस्टेंट डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ जाता है, तो एम into dv by dt. Now what is dv by dt? Rate of change of velocity. This is nothing but acceleration. अब इसमें के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू की बात आ गई। हम इसमें ये कहते हैं कि व्हेन यूनिट मास के ऊपर यूनिट फोर्स अप्लाई की, व्हेन यूनिट फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ यूनिट मास in such a manner that unit acceleration is produced in a body. Unit force is applied on a body of unit mass and it produces unit acceleration in a body. तो k की वैल्यू कितनी बन गई? 1. So that means you are getting F is equal to m into a. This is the expression of the force. Force is mass into acceleration. तो अगर आपको ये आ जाए कि न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स अस द मेजरमेंट ऑफ द फोर्स, तो आपने इसमें
ये एक्सप्लेन करना है। अब इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है, F = ma तो आ गया। अब बेटा नोट करने वाली इसमें क्या पॉइंट है? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि मान लीजिए नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग on a body simultaneously किस बॉडी के ऊपर? मान लो F1 फोर्स इस तरफ से एक्ट कर रही है, F2 इस तरफ से एक्ट कर रही है, F3 इस तरफ से एक्ट कर रही है, इस तरीके से है, F4 कोई और है। तो इन सभी की जो रिजल्टेंट है वो बन गई F, that you can say net force or resultant force। तो अब आपने क्या याद रखना है कि जब बॉडी के ऊपर इस तरीके से नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी दैट विल बी ड्यू टू दिस नेट फोर्स और यू कैन से रिजल्टेंट फोर्स। जैसे कि अब आप ये देखिए कि मान लीजिए मैं इस ब्लॉक की बात कर रही हूँ, इस टेबल के ऊपर है, मैंने इसके ऊपर इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर दी। बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, रिएक्शन इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब जैसे बॉडी आगे को मूव करने की कोशिश कर रही है, अपोजिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके ऊपर 2 न्यूटन की एक्ट कर रही है। बॉडी का मास है 2 किलोग्राम। अब मैंने बताना कि कितनी एक्सेलरेशन होगी, तो अब ये W तो R के बराबर आ गया, ऊपर नीचे वाली फोर्सेस बैलेंस हो गई। अब नेट फोर्स आगे की तरफ कितनी एक्ट कर रही है? 20 - 2 दैट इज 18। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? 18/2 दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये मेरा कहने का मीनिंग है कि एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, और सम क्या लेना है? वेक्टर सम, और उसको आप क्या बोलते हो? रिजल्टेंट फोर्स। अब सेकंड पॉइंट, मान लीजिए कि नंबर ऑफ फोर्सेस F1, F2, F3 जो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं इस तरीके से कि उन सब का सम 0 हो जाता है, रिजल्टेंट फोर्स 0 आ गई। तो उस केस में क्या होगा? बॉडी विल मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। जिस वेलोसिटी से पहले कर दी थी उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। क्लियर? और थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है कि मान लीजिए बॉडी के जो फोर्स अप्लाई हो रही है, बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है उससे बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। क्या कह रही हूँ मैं? कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन जो आ गई, पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ गई, तो इस केस में फोर्स को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटिंग फोर्स। अब मान लीजिए एक बॉडी चल रही है, मूव कर रही है, आपने उसको रोकना है, क्या करते हो? यू अप्लाई ब्रेक्स टू द व्हीकल, उसको रोकने के लिए व्हीकल पे ब्रेक्स अप्लाई करते हो। उससे क्या हो रहा है? बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हुई? ब्रेक अप्लाई करने पे क्या हुआ? रिटार्डिंग फोर्स विल एक्ट। सो दैट मीन्स कि इफ देयर विल बी डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, तो इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गई, तो इस टाइम जो फोर्स एक्ट करेगी उसे हम क्या बोलते हैं? रिटार्डिंग फोर्स। तो प्लीज माइंड दिस थिंग, retarding force means retardation is produced, that means velocity of the body will decrease. Accelerating force means acceleration is produced, that means velocity of body will increase. And if resultant force is 0, then there will be neither acceleration nor retardation, that means body is moving with uniform velocity. Thank you.